विधानसभा चुनावों के नतीजे आने से पहले भी गृह मंत्री अमित शाह की छवि एक चुनावी चाणक्य की थी, लेकिन हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद इनकी छवि अब एक चुनावी जादूगर जैसी बन रही है, जो कि हारे हुए मैच को भी जिता सकता है और विपक्ष का जीता हुआ मैच भी उनके हाथों से खींच सकता है। एजेंडा आज तक के इस आखिरी सेशन में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह का। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद यह अमित शाह जी का पहला इंटरव्यू है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित भाई। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि क्या आपको यह लगता है कि सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल का रास्ता पहले से अब ज्यादा आसान हो गया है? देखिए, फाइनल का रास्ता पहले से आसान ही था, आसान ही है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अभी से ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का। ये जब 5 राज्यों के चुनाव शुरू हुए तब कई जगह पर मैंने कहा था कि गत चुनाव के अंदर 2018 में इसी समय पर 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी एक लाइन से 5 चुनाव हार गई थी और उस वक्त सिर्फ आपका चैनल नहीं, सभी पत्रकारों का आकलन था कि हमारे लिए 19 का रास्ता बड़ा कठिन हो गया है। 14 से 19 में हमारी सीटें ज्यादा आई। राहुल जी, आपने एक शब्द प्रयोग जादूगर का किया। कोई जादू वादू नहीं है। भारतीय राजनीति ने मोदी जी जैसा दूरदृष्टिपूर्ण और इतना अथाह परिश्रम करने वाला ना राजनीतिक नेता देखा है, ना प्रधानमंत्री देखा है, ना पार्टी का लीडर देखा है। मोदी जी ने राजनीतिक नेता के रूप में राजनीति के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य और शुचिता को प्रस्थापित करने के लिए 10 साल के अंदर बहुत प्रयास किए। जाति की राजनीति हो, परिवारवाद हो या तुष्टीकरण हो, तीनों के खिलाफ बोले बगैर अपने काम से एक सकारात्मक एजेंडा सेट कर देश की राजनीति को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश के प्रधानमंत्री के नाते 2014 में देश के पूरे युवा 12-13 में मैं दिल्ली में रहता था, मुझे याद है, घोर निराशा व्याप्त थी। आज हम यहां पर खड़े हैं 2024 की शुरुआत में और देश का युवा अमृत काल में प्रवेश कर 2037-47 में भारत को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और पार्टी के नेता के नाते प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए पार्टी का कोई दायित्व न होते हुए बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने परिश्रम से और अपने मार्गदर्शन से हमेशा प्रेरित किया और कैडर को जस की तस रखा। कैडर में नया जोम पड़ा, पीढ़ी परिवर्तन भी उनके नेतृत्व में हुआ और पार्टी अपने उच्चतम सफलता के शिखरों पर जब थी, इससे भी कई गुना आगे लेकर आगे के लक्ष्य तय कर रही है। शायद ही किसी नेता में ये तीनों प्रकार के कॉम्बिनेशन देखने को मिले हैं कि जो युगदृष्टा भी हो, अथाह परिश्रमी भी हो और सार्वजनिक शुचिता को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला नेता हो। मैं मानता हूं कि न केवल भारत, दुनिया भर की डेमोक्रेसी के इतिहास में ये तीनों क्षेत्र के अंदर बरोबर 10 साल तक अपने आप को पीछे रखकर, देश को आगे रखकर, अपने आप को पीछे रखकर, पार्टी को आगे रखकर, अपने आप को पीछे रखकर, सिद्धांतों को आगे रखकर अगर किसी ने इस प्रकार से नेतृत्व किया है तो ऐसा उदाहरण मिलना बहुत असंभव है। आप जो हमेशा ढूंढते रहते हो
कभी मेरा चश्मा लेकर ढूंढ लो तो मालूम पड़ जाएगा जीत का एकमात्र कारण है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले जो पोल आ रहे थे, बीजेपी के इंटरनल सर्वेस भी आ रहे थे साल के बीच में, वो बीजेपी को कांग्रेस से पीछे दिखा रहे थे, खासतौर से मध्य प्रदेश में, कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में भी। अभी कांग्रेस भी सर खरोच रही है, वो भी समझ रही है कि उनको तो लग रहा था कि हम जीत ही चुके हैं। वो नहीं समझ पाएंगे, आप चिंता मत करो। क्या किया आपने कि उनको अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि हारे कैसे और आप जीते कैसे? क्योंकि उन बार बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोल रहे हमारा वोट बैंक जस के तस है। देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में लगभग 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। 60 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बेसिक सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। चाहे घर के अंदर शौचालय हो, नया घर ही देना हो, बिजली पहुंचानी हो, गैस का सिलेंडर देना हो, मुफ्त अनाज देना हो, 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं देनी हो, आधार कार्ड देना हो, उसको बैंक अकाउंट देना हो और सारी सरकारी सुविधाओं को ऑनलाइन ट्रांसफर करना हो। ये सारा जो किया है, इसके सबसे ज्यादा बेनिफिट पाने वाले जो राज्य है वो ये 3 राज्य हैं, क्योंकि इन्हीं 3 राज्यों को बीमारू राज्य माना जाता था। बीमारू राज्य का जो कंसेप्ट किसी व्यक्ति ने बनाया था, उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश था, और यही 3 राज्य थे जो बीमारू माने जाते थे। आज वहां पर डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है और लोग ढेर सारी सुविधाओं में किसी के साथ अपने जीवन को बसर कर रहे हैं और आगे का सपना लेकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मैं मानता हूं कि इसका हमारी जीत का बहुत बड़ा कारण ये जो हमारे लाभार्थियों की नई फौज मोदी जी ने खड़ी की है। और मोदी जी कहते हैं कि देश में एक ही जाति है, वो गरीब की जाति है। और ये जो नया कंसेप्ट है गवर्नेंस का, इसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है। और संगठन में भी ये 3 राज्य हमारे सबसे पुराने और अच्छे संगठनों में से एक हो, ऐसे 3 राज्य एक से बढ़कर एक हो, तो मोदी जी की लोकप्रियता ने जो बड़ा नया वोट बैंक खड़ा किया था, उसको समेटने में हमारा संगठन सफल रहा है। सर, आप कहते हैं कि एक ही जाति है गरीबी, मोदी जी कहते हैं केवल 4 जातियों की वो चिंता करते हैं, उसके अलावा उनको और किसी चीज़ की फिक्र नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब मुख्यमंत्री तय करती है तो छत्तीसगढ़ में दलित उठाती है, मध्य प्रदेश में ओबीसी उठाती है, राजस्थान में आपने एक ब्राह्मण को मौका दिया। तो आप भी तो ये पूरी सोशल इंजीनियरिंग कह रहे हैं। मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि जातियों की अहमियत नहीं, 4 ही जातियां हैं, लेकिन आप तय करते हैं जाति के आधार पर भी। देखिए, आप इतने बड़े बड़े शब्द प्रयोग मत करिए, सोशल इंजीनियरिंग ये वो। अब एक देश की राजनीति ऐसे नहीं चलती है। 130 करोड़ लोगों का एक गुलदस्ता है। भारतीय जनता पार्टी जब इतने सारे राज्यों में शासन कर रही है, तो समाज के हर हिस्सों को अपना प्रतिनिधि दिखाई पड़ना चाहिए। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन भी बनाना चाहिए और चुने हुए प्रतिनिधियों के रिप्रेजेंटेटिव और नेता भी इसी तरह से तय करने चाहिए। मैं नहीं मानता है किसी प्रकार का अपीसमेंट है, ये जन भावनाओं को एड्रेस करने का लोकतांत्रिक तरीका है। सर, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास कद्दावर पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री थे। आपने फिर भी पीढ़ी बदलकर नए नेताओं को मौका दिया। जब आप तय कर रहे थे कि किसको अगली बार कप्तान बनाना है और क्यों, आपके, नड्डा जी के, प्रधानमंत्री मोदी के जहन में क्या चल रहा था? किन किन फैक्टर्स को आपने ख्याल में रखा कि किसको तय करना है? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कद्दावर उसका अदना कार्यकर्ता होता है, जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, वो सबसे कद्दावर है। हमारी पार्टी में सबसे बड़ा कद्दावर नेता हमारा सामान्य कार्यकर्ता है, और ये सब जो सिलेक्ट हुए हैं हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो ये जो अभी आप जिक्र कर रहे हो कद्दावर नेता, वो भी तो कभी कार्यकर्ता थे, मैं भी कभी कार्यकर्ता था, बूथ का अध्यक्ष था। जब पार्टी समग्रता से विचार कर नेतृत्व तय करती है, तो इसके कई पैरामीटर्स होते हैं, और वो हमारा सीक्रेट है, उसको सीक्रेट ही रहने दीजिए। आपने कप्तानी का मौका तो दिया एक ऐसे बैट्समैन को जो कि अब तक कप्तान नहीं रहा, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कप्तान बनेंगे। आपको कैसे मालूम कि कप्तानी करके इतने बड़े स्टेट को चला पाएंगे?
देखिए, फैसले करने पड़ते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, तब मोदी जी सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़े थे। एमएलए छोड़ दो, सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़े थे और उनको एक बहुत संपन्न राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो फैसले लेने पड़ते हैं और नेतृत्व तो इसी तरह से निकलता है। अभी जो लोग मुख्यमंत्री थे, हमारे तीनों नेता, वो भी कभी ना कभी पहली बार ही तो आए थे, ऐसा तो नहीं था। हर कार्यकर्ता पहली बार आता है। आपने इस बार 21 सांसदों को चुनाव लड़ाए, 12 जीते 9 हारे। अब जो जीते वो सोच रहे थे कि भाई मेरा कुछ होगा, इसलिए शायद अमित भाई ने, मोदी जी ने भेजा है। आपको किसी ने बताया है क्या? नहीं, उनको मन में तो लगे काहे को यार इतनी सारी कल्पना करते हो? ये सबको मालूम है कि पार्टी इसी तरह से चलती है। सालों हो गए, लोग 3-4 दशक से काम कर रहे हैं, सबको मालूम। क्या करेंगे ये लोग? अब आपने भेज दिया, दिल्ली में इतने बड़े मंत्री थे, ये थे, अब चले गए स्टेट। बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। हर एक कार्यकर्ता का अपनी अपनी जगह पे महत्व होता है, हर एक भूमिका का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। सर, इंडिया टुडे ग्रुप आपका जो काम है दिल्ली में यहाँ बैठकर शो चलाना, वो परसेप्शन बेस है। हमारा काम है धरातल पर पार्टी को मजबूत करना और प्रदेश और देश को बदलने में अपना कंट्रीब्यूशन देना। दोनों के पैरामीटर्स अलग हैं। सर, इंडिया टुडे ग्रुप की जो डेटा विजुअलाइजेशन टीम है, उसने एक एनिमेशन तैयार किया है जो मैं चला के दिखाता हूं, जो दिखाता है कि 1984 के लोकसभा के आम चुनाव के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार देश भर में बढ़ा है। इसको देखते हुए जहां इस वक्त हम लोग दिसंबर 2023 में खड़े हैं, आपका क्या आंकलन, अनुमान है कि जब अगली दफा चुनाव होगा, आप जो 303 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में था, उसको आप कहां जाते हुए देखते हैं? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव चालू नहीं हुआ है, हो सकता है इसके मुद्दे भी शायद नए आ सकते हैं। डेमोक्रेसी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, परंतु मैं एक निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 19 के विजय से 24 की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों की विजय बड़ी होगी, कमी होने का कोई सवाल नहीं। अच्छा, पार्टी के भीतर और बाहर गृह मंत्री जाने जाते हैं अपने चुनावी आंकलन के लिए। चुनावों को असेस करने का, एनालाइज करने का शौक हमको भी है, तो हमने 2 सिनारियोज रन किए। इसके बाद मैं आपको वो दिखाता हूं, जिसमें यह था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है 5% बढ़ जाता है तो संभवतः बीजेपी कहां पहुंच सकती है, और 5% अगर घट जाता है तब बीजेपी कहां पहुंच सकती है। तो उन दोनों को देखते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी हम सेम चीज करेंगे, और फिर आप बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। तो ये रहा सर स्क्रीन पर, 303 पे आप पहले थे। अगर 5% वोट आपका छिटकता है तो 223 पे संभवतः आप आ सकते हैं उसके नजदीक, और अगर 5% बढ़ता है तो 342 पे। उसी तरीके से कांग्रेस, जो कि 52 सीटों पे थी पिछले चुनाव में, अगर उनका 5% वोट छिटकता है तो 21 पे आके गिर जाते हैं, और अगर 5% बढ़ता है तो 97 पे आते हैं। आपको क्या लग रहा है कि 37% का आपका वोट शेयर, जितनी आपने पिछले 5 साल में तपस्या की है, एफर्ट किया है, उसके चलते आप कहां जाता हुआ देखते हैं? देखिए, इसमें कौन प्रत्याशी होता है, कौन पार्टी नीचे कितना परफॉर्म करती है, ढेर सारे फैक्टर होते हैं। मैं आपकी तरह इतना सपाट एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। मैं चुनाव की बहुत सारी चीज़ों को, चुनाव के विज्ञान की बहुत सारी चीज़ों को जानता हूं। इतना सरल नहीं होता है, वरना तो ये आंकड़े जो बनाते हैं वो ही शायद देश के प्रधानमंत्री हो जाते और किसी का नंबर ही नहीं लगता। मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि जब चुनाव शुरू होने के 6 महीने पहले एक बेस तय होता है, जिसके आधार पर देश की या किसी प्रदेश की जनता वोट डालने का एक बेस बनाती है। वो बेस हमारा बहुत स्ट्रांग है और हम बहुत स्ट्रांग बेस के साथ चुनाव में जा रहे हैं, और नेतृत्व हमारे पास ऐसा है जिसका न केवल भारत, पूरे विश्व के अंदर इसका कोई सानी नहीं है। इतना लोकप्रिय नेतृत्व लेकर हम चुनाव के मैदान में। सर, इस चुनाव के नतीजे के बाद एक उत्तर और दक्षिण को लेकर भी बहस छिड़ी। विपक्षी पार्टियां ये कहने लगी, चुनाव के बाद ये बहस समाप्त हो जाएगी। अगले चुनाव के बाद 24 के तो क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये समझ गया मैं क्या पूछना चाहते हो यार, जवाब मिल गया। इंटरप्रेट करने दो दक्षिण की जनता को। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में नहीं है, वो बहस समाप्त हो जाएगी। आपको कहां पे लग रहा है दक्षिण में आप गेन कर अब वो हम 24 के चुनाव के दिन बात करेंगे, परिणाम के दिन बात करेंगे। देखिए, कर्नाटक में हमारी सरकार रही है, हम आज भी मुख्य विपक्ष हैं। तेलंगाना में हमारी सीटें निश्चित रूप से बढ़ने जा रही हैं, और
तमिलनाडु और केरल में भी हमारे वोट प्रतिशत और सीटें दोनों में हम बढ़ोतरी करेंगे। हमने ये जो लोग चुनाव के नतीजों को, प्रदेश के चुनाव के नतीजों को भारत को बांटने के तरीके के रूप में सोचते हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। उत्तर दक्षिण का नैरेटिव जो खड़ा करते हैं वो भारत को जोड़ना नहीं चाहते, भारत को तोड़ना चाहते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं।